Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter set theory और आज हम शुरुआत करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से। तो आप पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो मान लीजिए लेट U is a universal set तो U कोई यूनिवर्सल सेट है which contain all the prime numbers जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सभी प्राइम नंबर्स हैं। और मान लीजिए कोई सेट है A, लेट A इज ए सबसेट ऑफ U। और मान लीजिए A जो है वो सबसेट है किसका? U का। और जिसमें क्या है? विच कंटेन all the elements of U except prime factors of except prime factors of 42। तो मान लीजिए A क्या है? यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है और इसमें क्या एलिमेंट्स हैं? इसमें यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स हैं, सभी प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ किन को छोड़ के? 42 के प्राइम फैक्टर को छोड़ के। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारा जो है उसमें एलिमेंट्स होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होंगे, तो जो यूनिवर्सल सेट है वो एक इनफाइनाइट सेट है यहाँ पे। और जो सेट A है वो सेट है उन X का जहाँ पे X बिलोंग करता है यूनिवर्सल सेट से, एंड जो X है X इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 42। और जो X है वो 42 का प्राइम फैक्टर नहीं है। अब हमें पता है कि 42 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें आते हैं 2, 3 और 7। इसका मतलब जो सेट A है उसमें 2, 3 और 7 ये प्राइम नंबर छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सभी एलिमेंट्स इसमें हैं। तो अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A के लिए हम ये सिंबल ऊपर डैश लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो उस सेट में ना हो। तो मान लीजिए हमें सेट A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सेट A के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट A में ना हो। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A है वो क्या होगा? ये होगा सेट उन X का जहां पे X बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट से एंड X नहीं बिलोंग करेगा सेट A से। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A होगा ये यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट होंगे जो सेट A में नहीं है। अब इसका मतलब आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से आप सेट A को हटा दीजिए, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, यानी A में जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो अब आपको पता है कि A में तो यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट हैं, बस 2, 3 और 7 यानी 42 के प्राइम फैक्टर को छोड़ के। तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचे A को माइनस करने पर वो हैं 2, 3 और 7। तो जो A कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या एलिमेंट्स होंगे? जो A में नहीं है वो A कॉम्प्लीमेंट में है,
यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट ए में नहीं है ना वो ए के कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहां पे क्या होगा 2 3 7, ये एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे। एक और एग्जांपल से हम इस बात को समझेंगे कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए यहां पे हम एक सेट मान लेते हैं कि लेट एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास और उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 10 तक, और हमने यहाँ पे एक सेट लिया है ए जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। यूनिवर्सल सेट की जब बात होती है तो बाकी जितने भी सेट होते हैं सभी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो यहाँ पे सेट ए में हम एलिमेंट्स मान लेते हैं वो हैं 2 4 6 8 और 10, या 10 को स्किप कर देते हैं, 2 4 6 8। तो ये सेट ए में एलिमेंट है। अब हमें जो है ना ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, तब हम उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो यहां पे यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो कौन कौन से हैं? एक तो सारे के सारे ओड नंबर है और एक यहां पे 10 भी इंक्लूड है। तो 1 3 5 7 9 और 10। तो यूनिवर्सल सेट के ये वो एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, तो यही क्या कहलाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए मैं ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करता हूं, यानी एक सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी डबल कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे सेट ए की कॉम्प्लीमेंट है और उस कॉम्प्लीमेंट का मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसका मतलब होगा यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो, ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। अब ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट नहीं है? जो ए में नहीं है, जो ए में है। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2 4 6 8, और इसका मतलब वापस हमें क्या मिल गया? सेट ए। तो एक सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आप करते हैं, अगर डबल कॉम्प्लीमेंटेशन आप करते हैं तो वहां पे आपको वही सेट मिल जाएगा। अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वापस आपको वही सेट मिल जाएगा। मतलब सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको वापस सेट ए देगा। इसको हम डबल कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। बहुत ईजी सा ये कंसेप्ट है। और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो इससे पहले कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊं, आपको वेन डायग्राम की हेल्प से मैं ए कॉम्प्लीमेंट जो है ना वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट को। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पे हमारे पास एक सेट है ए। तो हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये तो सेट ए है हमारा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो सेट ए को हटा के बाकी जो बचेंगे वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो ये जो है वेन डायग्राम के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है ए के कॉम्प्लीमेंट को। अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की आप प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है
कॉम्प्लीमेंट लॉज। अब कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या है? दो हैं कॉम्प्लीमेंट के लॉ, जिसमें पहला है कि अगर आप किसी सेट का यूनियन करते हो उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्यों मिलेगा? सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट ए में तो सेट ए के एलिमेंट है, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्स के बाकी सभी एलिमेंट है ए को छोड़कर। तो ए को और ए को छोड़ के सभी मिला देंगे तो वापस क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और इसका दूसरा हिस्सा है, अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमें मिलेगा फाई, यानी एम्प्टी सेट। क्योंकि एक सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, ये डिसजॉइंट सेट होते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन में देखिए आप, अगर हम किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें वापस वही सेट मिलता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तीसरा है लॉ ऑफ फाई, यानी एम्प्टी सेट, एंड यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, और अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें एम्प्टी सेट यानी कि फाई मिल जाएगा। अब फोर्थ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दो डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ने हैं, उनका जो प्रूफ है यानी वेरीफाई है वो करना आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हम डी मॉर्गन्स लॉ को लॉजिकल तरीके से भी प्रूफ करेंगे और एक सिंपल एग्जाम्पल लेके भी प्रूफ करेंगे। आपको एग्जाम्पल से भी एग्जाम में आ सकता है, और ज़्यादातर चांस है कि लॉजिकल तरीके से आपको डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने के लिए आए। तो डी मॉर्गन्स लॉ में फर्स्ट लॉ है कि अगर आप किसी सेट ए का यूनियन करते हो बी के साथ और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से। और अगर आप किसी सेट ए का इंटरसेक्शन करते हो बी के साथ और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से। तो ये दो लॉ हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो हम अब इनको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम डी मॉर्गन के जो लॉ हैं उनको सिंपल एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे, देन हम लॉजिकल तरीके से प्रूफ करेंगे। देखिए, प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में पहला जो लॉ है वो ये है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूफ करेंगे और बाद में हम इसे लॉजिकल तरीके से प्रूफ करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 10 तक, और हमारे पास एक सेट है ए जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। जब यूनिवर्सल सेट की बात होती है तो बाकी जितने भी सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं। तो यहां पे सेट ए जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, और हमारे पास एक और सेट है बी और इसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। अब सबसे पहले हम ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी। अगर हम सेट ए और बी का यूनियन करते हैं तो हमें एलिमेंट मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये मैंने ए और बी दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया है। तो यहां पे मैंने सेट ए और बी की यूनियन कर दी है।
सेट ए में जो एलिमेंट्स थे, सेट बी में जो एलिमेंट्स थे, उनको एक जगह पे लिख दिया है। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो उसमें ना हो। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस वो सेट जिसका हम क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है वो सिर्फ क्या है, 10। तो यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट बी में हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो सॉरी, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या मिलेगा, 10। तो एलिमेंट 10 होगा यहां पे। अब इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, और यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है वो है 1, 3, 5, 7, 9 और 10। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, और वे एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करना है, यानी इन दोनों सेट्स में जो कॉमन है वो। तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 10 है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहां पे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिलता है हमको, 10। तो इसको हम बोल देते हैं सेकंड। अब आप ध्यान से देखिए कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में भी एक ही एलिमेंट था, सिर्फ 10, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी एक ही एलिमेंट है, 10। यानी कि दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। इसका मतलब ये सेट इक्वल सेट है। तो यहां पे हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो यहां से प्रूफ होता है डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ एक एग्जांपल की हेल्प से, और अब हम प्रूफ करेंगे डी मॉर्गन का सेकंड लॉ। देखिए डी मॉर्गन का जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक, और हमारे पास एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट का ए जिसमें एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। हमारे पास एक और सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, 9। अब सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मैं एक एलिमेंट कॉमन रख लेता हूं। मैं यहां पे 9 डाल देता हूं। तो आप देखिए अब सेट ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन है। अगर आप नहीं डालते 9 और 5 आता है कॉमन, कुछ नहीं आता, तो भी आप इसे जो है ना प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन, उसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 9 है। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। अब ए यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स यहां पे नहीं है, सिर्फ 9 को छोड़ के। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10, सिर्फ 9 नहीं होगा। तो इसे मैं बोल देता हूं फर्स्ट। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, और वे एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 और 9, सॉरी 9 नहीं, 1, 3, 5 और 7 और 10। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। यहां 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 10 नहीं है। अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो सेट बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो सेट बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, और बी में क्या नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं
तो हमें जो मिलता है सेट वो है, उसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, दोनों सेट्स का यूनियन। तो इसे मैं सेकंड बोल देता हूं। तो आप देखिए जो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है उसमें एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स हैं जो यहां पे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल सेट है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहां से पता लगा हमें कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट एग्जैक्टली A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में है। तो ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। तो ये हमने एग्जांपल की हेल्प से डी मॉर्गन्स के दोनों लॉ को प्रूव किया है और अब हम इसे लॉजिकली प्रूव करेंगे। देखिए डी मॉर्गन का जो फर्स्ट लॉ है वो है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। लॉजिकली जो मैं आपको समझा रहा हूं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हायर स्टडीज में भी आपको ये बहुत काम आएगी और यहां पे ये एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए X वो आर्बिटरी एलिमेंट है जो बिलोंग करता है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट से। तो हमने मान लिया कि X वो आर्बिटरी एलिमेंट है जो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। अगर X बिलोंग करता है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट से तो इसका मतलब जो X है वो नहीं बिलोंग करेगा A यूनियन B से। अगर X A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर X A यूनियन B में नहीं होगा। तो यहां पे अगर X बिलोंग करता है A यूनियन B से, नहीं करता A यूनियन B से बिलोंग, तो इसका मतलब X A से भी बिलोंग नहीं करता एंड जो X है वो B से भी बिलोंग नहीं करता, क्योंकि X अगर A यूनियन B में ही नहीं है तो A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, क्योंकि A यूनियन B में तो A और B के सभी एलिमेंट होते हैं। अगर वहां पे X नहीं है तो A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा। अब यहां से हमें पता लगा अगर X A से बिलोंग नहीं करता तो फिर A कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा और X अगर B से बिलोंग नहीं करता तो B कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो X है वो बिलोंग करेगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से। तो यहां से हमें पता लगा कि X वे एलिमेंट है जो इस सेट में भी है और X वे एलिमेंट है जो इस सेट में भी है। इसका मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट यहां पे हैं, तो ये जो सेट है वो इसका सबसेट है। देयरफॉर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट जो है वो इज द सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को लेके चलेंगे। मान लीजिए Y वो आर्बिट्री एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से। तो Y वे आर्बिट्री एलिमेंट्स है जो बिलोंग करते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से। इसका मतलब जो Y है वो बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट से एंड जो Y है वो बिलोंग करता है B कॉम्प्लीमेंट से। इसका मतलब ये हुआ कि जो Y है अगर वो A कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब A से बिलोंग नहीं करता, और अगर Y B कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो B से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि Y या तो A से बिलोंग नहीं करता या फिर Y B से बिलोंग नहीं करता। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि जो Y है वो बिलोंग नहीं करता A यूनियन B से। और इससे पता लगता है कि Y जो है वो अगर A यूनियन B से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो देखिए यहां पे कि Y वे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में भी हैं और Y वे एलिमेंट है जो इसमें भी हैं। इसका मतलब इस सेट के एलिमेंट इसमें हैं, तो ये सेट इसका क्या हुआ, सबसेट। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A complement intersection B complement is a subset of A union B complement। इसको हम सेकंड बोल देते हैं। तो आप देखिए मैंने यहां पे प्रूफ किया है, यहां पे तो किया प्रूफ कि ये इसका सबसेट है और वहां पे हमने प्रूफ किया कि ये इसका सबसेट है।
तो हमने इन दोनों सेट्स को एक दूसरे के सबसेट्स प्रूफ कर दिया है। और अगर ये दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो ऐसा जब ही पॉसिबल है जब ये इक्वल हो। इसका मतलब A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने लॉजिकल तरीके से डी मॉर्गन के फर्स्ट लॉ को प्रूफ किया है। एक बार और समझ सकते हैं आप इसको। हमने यहां पे मान लिया कि x कोई आर्बिट्री एलिमेंट है जो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। अगर x A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब A यूनियन B से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ना तो सेट जो x है वो A से बिलोंग करता ना B से। इसका मतलब अगर A से बिलोंग नहीं करता तो A के कॉम्प्लीमेंट से करेगा और B से बिलोंग नहीं करता तो B के कॉम्प्लीमेंट से करेगा। इसका मतलब इन दोनों के कॉमन हिस्से से यानी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से x बिलोंग करता है। तो यहां से हमें पता लगा कि ये सेट इसका क्या है, सबसेट है। अब मान लीजिए y बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से। अगर y A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब y बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट से भी और y बिलोंग करता है B कॉम्प्लीमेंट से भी। तो जो y है अगर A कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तो A से नहीं करेगा और अगर B कॉम्प्लीमेंट से करेगा तो B से नहीं करेगा। इसका मतलब y जो है या तो A से बिलोंग नहीं करता या B से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब जो y है वो A यूनियन B से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब जो y है वो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। और यहां से हमें पता लगा कि ये सेट इसका क्या है, सबसेट है। तो जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो इक्वल होते हैं और हमने प्रूफ कर दिया डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ। अब हम प्रूफ करेंगे डी मॉर्गन सेकंड लॉ। डी मॉर्गन सेकंड लॉ बोलता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है x जो बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से। तो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट x लिया है जो बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से। अगर x A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब जो x है वो नहीं बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B से। और अगर x A इंटरसेक्शन B से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब x नहीं बिलोंग करता A से या फिर x नहीं बिलोंग करता B से। और अगर x A से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा A कॉम्प्लीमेंट से और अगर x B से बिलोंग नहीं करता तो x बिलोंग करेगा B कॉम्प्लीमेंट से। इसका मतलब जो x है वो बिलोंग करेगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट से। तो आप देखिए x वो एलिमेंट है जो इस सेट में भी है और x वे एलिमेंट जो इसमें भी है। इसका मतलब ये सेट इसका क्या है, सबसेट है। तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट। अब बिल्कुल इसी तरह मान लीजिए लेट y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए y कोई आर्बिट्री एलिमेंट है जो बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट से। अगर y A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब y बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट से एंड y बिलोंग करता है B कॉम्प्लीमेंट से। इसका मतलब y A कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है और B कॉम्प्लीमेंट से भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y है वो नहीं बिलोंग करता A से एंड जो y है वो नहीं बिलोंग करता B से। और अगर y A से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब y अगर A से भी बिलोंग नहीं करता और B से भी बिलोंग नहीं करता इसका मतलब y A इंटरसेक्शन B से बिलोंग भी नहीं करेगा। और अगर y A इंटरसेक्शन B से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए y वे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में भी हैं, y वे एलिमेंट है जो इस सेट में भी हैं। इसका मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में हैं। इसके लिए A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसको हम बोल देंगे सेकंड। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों सेट एक दूसरे के क्या है, सबसेट हैं और इसका मतलब ये इक्वल सेट है। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ है जो हमने प्रूव किया है। अब आप एनसीईआरटी की 1.5 एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। हाँ, आपको एक्सरसाइज में यानी एनसीईआरटी में ये प्रूफ नहीं दिया हुआ है और आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये प्रूफ नहीं करना है, ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है। और क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के, यहाँ तक के अभी तक जो पढ़ा है मैंने पूरा सेट थ्योरी में। तो मैं यहाँ पे इतने न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करा रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। लेकिन अब हम जो है ना आगे की जो वीडियोस देखेंगे उनमें आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बाहर से भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होंगे।